जैसा कि मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में ये पोस्ट डाला हुआ था कि जल्द ही मैं आपके लिए केजीएमयू की जो वैकेंसी आई है 1276 पोस्ट पे, उससे रिलेटेड वीडियो लेके आने वाली हूँ। काफ़ी सारे कैंडिडेट की डिमांड थी कि मैम केजीएमयू वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आइए, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है, माइनस मार्किंग है या नहीं है, डेट क्या होगी एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, कट ऑफ कितनी होगी, सैलरी क्या क्या मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि मैं केजीएमयू में नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो वहाँ पे सैलरी क्या मिलती है, फैसिलिटीज़ क्या-क्या है, कैसे हम अपनी एंट्री कर सकते हैं, कैसे अपनी जगह बना सकते हैं केजीएमयू में। तो ये सारी चीज़ों की पूरी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जल्दी आएगी, तो अभी जाके मुझे टाइम मिला तो मैं एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर बनने का एक सुनहरा मौका है आपके लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपने वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख ली होगी केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें जिन लोगों ने भी जीएनएम करके रखा हुआ है या फिर पोस्ट बीएससी या फिर बीएससी नर्सिंग करके रखा हुआ है, तो वो लोग केजीएमयू वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। लेकिन जीएनएम कैंडिडेट के लिए एक मतलब क्राइटेरिया है कि उनको 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए। प्राइवेट का एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, पर अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि सेमी गवर्नमेंट में कौन कौन से हॉस्पिटल आएंगे। तो अगर आपके पास प्राइवेट का भी टू ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करिए। जैसा कि हर एक वैकेंसी में सिर्फ 2 ईयर का एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन के बाद से, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी किया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, मतलब कि सिलेबस क्या रहने वाला है केजीएम में नर्सिंग ऑफिसर का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम जो होगा, अभी जैसे फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी आपकी ऑफिशियल साइट पे फॉर्म स्टार्ट होने की डेट आ जाएगी। मान के चलो कि 1 महीने के अंदर मैं मानूँ तो 1 महीने के अंदर आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म भरने की डेट भी होती है, 1 महीने तो लगते हैं फॉर्म भरने का, डेट दिया जाता है। फॉर्म भरने के बाद से मान के चलो कि 1 से 2 महीने आपके लगेंगे एग्ज़ाम होने में, एक से ज़्यादा ही महीने लगेंगे, 1 महीने से कम नहीं लगेंगे। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, होप सो कि अगस्त में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगस्त में अगर फॉर्म फिल हो जाता है तो सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3-4 महीने मान के चलो कि आपके पास टाइम है कि जो में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की तैयारी करने का। कहीं ना कहीं बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 1276 पोस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि केजीएमयू में ये तीसरी बार भर्ती हो रही है। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2011 में भर्ती हुई थी केजीएमयू में। 2011 के बाद से अब जो 2022 में भर्ती हुई है, 21 वाली वैकेंसी की 22 में ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई है, यूपीपीएससी के थ्रू हुई है। तो उसमें क्या है कि 10 साल के बाद, सॉरी 2011 में वैकेंसी आई थी, 2011 के बाद से 2022 में ज्वाइनिंग हुई है, यानी कि 10 साल के गैप के पास भर्ती हुई है। अब इसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो कहीं ना कहीं केजीएमयू में परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स कम है तो प्रमोशन जल्दी ज़्यादा मतलब हो जाएगा। ये है, अगर आप यूपी के अदर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हो या फिर सीएससी पीएससी में आपकी जॉब लग जाती है तो वहाँ पे प्रमोशन बहुत धीरे होगा, क्योंकि पूरे यूपी के कैंडिडेट को मिला के वहाँ पे प्रमोशन होता है। और यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो हम लोगों से जो सीनियर हैं वो 10 साल पुराने हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसमें से रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है प्रमोशन पे जा रहे हैं। तो हम लोग के चांसेस ज़्यादा है प्रमोशन के। अगर आपकी ज्वाइनिंग केजीएमयू में हो जाती है तो प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे पा सकते हो। ये चीज़ हो गई कि केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की बात में बता दूँ कि 2011 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2022 में हमारी ज्वाइनिंग हुई है। अब उसके बाद से 2023 चल रहा है, तो इस समय फिर से वैकेंसी आ चुकी है केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की। केजीएमयू में अभी नर्सिंग ऑफिसर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। पूरे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ यहाँ पे भरे हुए हैं। हर वार्ड में 1 से 2 3 4 ऐसे ही हैं जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर है, बाकी सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर हैं। इवन ऐसे भी हैं जो आउटसोर्सिंग पे हैं, वो सारे मतलब परमानेंट स्टाफ यहाँ पे बहुत ही कम है। अब मैं बात करूँ कि सिलेबस क्या चीज़ है, सिलेबस आपने ऑफिशियल साइट से भी देखी होगी। मैं भी आपको बता दूँ कि इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम जो होगा 2 घंटे का होगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 2 घंटे यानी कि 1 मिनट 20 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 2 घंटे का पेपर होगा और अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप एक गलत करते हो तो आपको 0.33 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब कि 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और अच्छी बात है कि इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो हिंदी में वो अपना पेपर दे सकते हैं। जिनको इंग्लिश आती है तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कंबाइन होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाला है, ये चीज़। अब मैं बात करूँ कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, यही सिलेबस अब फॉलो हो रहा है कि नर्सिंग के साथ साथ में नॉर्सेट में क्या होता है कि 180 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके नर्सिंग के होते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो अदर सब्जेक्ट से। पर इस एग्ज़ाम में जैसा कि एसजीपीजीआई में हुआ था,
एसजीपीजीआई का जो ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज वाला था उसमें माइनस मार्किंग नहीं था, ये प्लस पॉइंट था, लेकिन इसमें है माइनस मार्किंग। सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो ऑफिशियल साइट पे आपने देखा होगा, तो उस सब्जेक्ट में क्या है कि नर्सिंग का कोई भी सिलेबस मतलब टॉपिक नहीं दिया गया है। इस वाले केजीएमयू के पीडीएफ में टॉपिक नहीं दिया गया है, बस ये है कि लिखा हुआ है कि नर्सिंग सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल इंग्लिश से आने वाले हैं। डिटेल नहीं दी गई, तो डिटेल मैं कुछ बता देती हूँ आपको, टॉपिक कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, जिससे कि आपको एक इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का आइडिया मिल जाए। तो नर्सिंग सब्जेक्ट में बताने वाली हूँ, टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक बात और मैं बता दूँ कि चैनल को आपने हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, आगे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सही गाइडेंस में रहोगे तो हर इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो आपके फ्यूचर में वो काम आएगा, आपके करियर को बनाने में काम आएगा। नर्सिंग सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो 60% जो है आपके नर्सिंग के आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 60 नर्सिंग तो बहुत बड़ा सिलेबस है, 3.5 साल 4 साल का कोर्स है, तो उसमें से क्या पढ़ूँ कि कम टाइम में 102-3 महीने का टाइम है, तो नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना है जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो पाए। तो अगर आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर सेल्फ स्टडी करें, इस समय मैं बता दूं कि जब भी कोई एग्ज़ाम आए, पहले से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोचिंग करनी है करो, पर जैसे ही कोई एग्ज़ाम आए उस टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जब भी मैं लास्ट मोमेंट में किसी कोचिंग या फिर किसी और संस्था का कोई भी मटेरियल यूज़ करती हूँ, तो बाद में चल के मेरा एग्ज़ाम और ख़राब हो जाता है। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो या फिर कोई एग्ज़ाम ना हो, तो आप कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग या फिर खुद से पढ़ाई करिए। लेकिन जब भी एक कम टाइम बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, दिन को डिवाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक कितने दिन में कवर हो जाएगा। उसके बाद से सेल्फ स्टडी करनी है। लास्ट मोमेंट में कभी भी इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो आपका जो खुद की तैयारी होती है उसको भी ख़राब कर देती है। सबसे पहले नर्सिंग में बात करूँ तो 60 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से आने वाले हैं, और 60 क्वेश्चन इस टाइम में क्या है, पेपर का इसका जो लेवल रहने वाला है ना, बहुत हाई रहने वाला नहीं है। केजीएमयू का जो पेपर का लेवल होगा वो एसजीपीजीआई का पेपर अगर आपने देखा होगा उसी लेवल का होने वाला है। कुछ कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे। केजीएमयू का पेपर बहुत टफ नहीं होगा। पीजीआई का जो ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज वाला आपने पेपर दिया वो लेवल रहेगा, और जो पीजीआई का अपने जो खुद का वाला पीजीआई ने एग्ज़ाम करवाया है 900 प्लस पोस्ट पे, उसका लेवल आप देख लो, वही लेवल का पेपर होगा, बहुत हाई लेवल का नहीं होगा, क्योंकि पता है कि माइनस मार्किंग है। और दूसरी बात, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी होंगे। सिंगल लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ में आपका जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इस समय एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, इस पे भी आपको फोकस करना है। तो जो लोग हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हैं उनका प्रैक्टिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, तो उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन थ्योरेटिकल भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी जो होता है वो अलग ही होता है उससे। मुझे भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है, पर मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज ही है जो मुझे जॉब तक लेके आया है। मैंने पहले से ही हॉस्पिटल में काम नहीं किया, मैंने टीचिंग अपने लाइफ में टीचिंग करी है, तो मुझे प्रैक्टिकल बहुत कम आता है। अभी भी मुझे एक वीगो लगाना हुआ या फिर मैं कहूँ कैनुला लगाना हुआ, तो मैं एक बार में सही वेन में नहीं लगा पाती हूँ। मतलब एकदम परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं क्लिनिकल में ये सारी चीज़ें एक बार में कर लूँ। कई बार लगते हैं मुझे इंट्रा लगाने में या फिर कैनुला लगाने में, तो अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, यहाँ पे भी परफेक्ट नहीं हूँ, पर थियोरेटिकल नॉलेज मुझे ज़्यादा है। तो इसमें आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिकल जो भी, अगर आपके पास बुक हो, बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक पढूं, तो अगर आपके पास 2 बुक है, मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैंने जिससे पढ़ा है तो मैं बता रही हूँ। मैंने जितने भी यूट्यूब्स के चैनल्स थे, कुछ जो भी मुझे मतलब यूट्यूब चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट लगता था, उस हिसाब से मैंने यूट्यूब से ही फ्री क्लासेस, इवन सब्सक्रिप्शन क्लासेस मैंने ली थी। और उसके बाद में बता दूं कि आपको एक बुक पढ़नी है या फिर 2 बुक। अगर आपने टारगेट हाई पढ़ा है तो टारगेट हाई के साथ साथ में आपको पीआर यादव लेनी है। पीआर यादव मेरे हिसाब से सफिशिएंट बुक है किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से मतलब क्रैक करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप टारगेट हाई पहले से पढ़े हैं तो उसको भी रिवीजन करिए, साथ में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पीआर यादव की बुक जो है उस पर फोकस करना। उसमें सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड। कोई भी बुक आपके सारे क्वेश्चन नहीं फंसा सकता, लेकिन आप अगर हमेशा से पढ़ते आ रहे हो तो बहुत सारा आपको नॉलेज एक साथ में गेन होगा। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एकदम डिट्टो क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं इस बुक से पढ़ा कुछ भी नहीं फंसा, तो देखो बुक से कोई चीज़ कॉपी करके एग्जाम में नहीं आती। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, कहीं से कुछ भी पूछ लेता है तो आ जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक पर अगर कम समय है तो कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पीआर यादव उठाना है और साथ में उसके जो क्वेश्चन वाले हैं और जो थियोरी वाली है, दोनों को एकदम डिटेल में पढ़ना है। जितनी बार मैक्सिमम आप पढ़ सको उतनी बार पढ़ो। तो साथ में यूट्यूब से जो भी चैनल आपको पसंद है, पर्सनली मैं कोई चैनल नहीं बोलूँगी, जो भी चैनल आपको पसंद है जिससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप पढ़ के ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जितनी भी फ्री क्लासेस है उस पे से आप क्लासेस ले सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़िए, एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए, रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए, तो इससे आपको क्या होगा, नॉलेज होगा। तैयारी के बहुत सारे ट्रिक होते हैं, मतलब अपने हिसाब से जो आपको लगे कि आपकी तैयारी जिससे बेस्ट हो पाए उससे करिए। 60 क्वेश्चन आपकी नर्सिंग से आएंगे, तो अब नर्सिंग में क्या पढ़ना है कि मैंने बताया आपको
नर्सिंग में आपको मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, मैटरनल हेल्थ, क्लिनिकल बेस्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। नर्सिंग का तो लगभग आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, पर आपको रिसर्च पे फोकस नहीं करना है, साइकोलॉजी पे फोकस नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, पर मेंटल हेल्थ, मेडिकल, सर्जिकल, ऑप्शन गायनी, फिर उसके बाद इस टाइम में ट्रेंड है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मैं बता रही हूँ कि आपको अगर आप PR यादव अभी कम समय है तो आप PR यादव पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो आप कोचिंग करते हैं उससे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, क्योंकि वो लोग भी जो क्वेश्चन बताते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। जब भी आपको टाइम मिले, आप किचन में काम कर रहे हो या फिर ऑटो में जा रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो उस टाइम में आप यूट्यूब की कोई ना कोई वीडियोज़ जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, कोई ना कोई वीडियोज़ हमेशा ही देखते रहें। कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट बहुत मिलता है, ये मैंने देखा। कोई भी काम करते रहें, यूट्यूब के वीडियोज़ आप देखते रहें, कोई भी पर्टिकुलर चैनल के नहीं, जिस चैनल का भी आपको समझ में आता है तो उस चैनल का पढ़ाई करें। साथ में अगर आपको कोई भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना है तो उससे भी आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन मैंने बता दिया कि नर्सिंग के पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है, मैक्सिमम आप जितना कम समय में जैसे भी करके पढ़ पाओ। अब मैं बात करूँ कि 60 क्वेश्चन के अलावा जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल इंग्लिश के, तो जनरल इंग्लिश का भी सिलेबस कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है। तो जनरल इंग्लिश में मैं बता दूँ कि आपको क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। जनरल इंग्लिश में बेसिकली क्वेश्चंस क्या आते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो भाई, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी कोई लिमिटेड नहीं है, पर कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। इस टॉपिक्स को आपको किसी भी बुक से सर्च करना है। इंग्लिश जो है आप कितना भी पढ़ लो, पर एक क्वेश्चन भी आप नहीं फंसा सकते। आपका जो बेसिक स्टडी है, अगर आपने 10th में, 12th में या फिर GNM में इंग्लिश जो भी पढ़ी होगी, तो उसका यूज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, छोटी छोटी बुक्स अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लो वो आपका वहाँ पे नहीं होने वाला, क्वेश्चंस आपके नहीं मिलने वाले। पर कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे कि ये यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सारे टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज़ कर लें। कोई भी अगर जनरल इंग्लिश की बुक है आपके पास, तैयारी की कोई भी बुक है, ये आपको मार्केट में किसी भी तैयारी की बुक, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि नर्सिंग की तैयारी में ही आपको इंग्लिश ये वाला टॉपिक मिले, किसी भी तैयारी की बुक, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जैसे अदर पोस्टों पे, तो वहाँ पे भी जो इंग्लिश की बुक होती है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। स्पॉट एंड एरर आ सकता है, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, कभी कभी कोई वर्ड्स दे दिया जाता है और उसमें बताता है कि स्पेलिंग गलत है, सही है। तो ये अपने माइंड पर डिपेंड करता है कि उस टाइम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हमने दिए हैं, एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके ये टॉपिक्स आप लिख लीजिए, और इतने सारे टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। बाकी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके बस में नहीं होता है उस पर बहुत ध्यान नहीं देना। नर्सिंग आप खींच सकते हो क्योंकि नर्सिंग आपका स्ट्रांग है, और मैंने भी हमेशा से यही किया कि बाकी सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, हर सब्जेक्ट को पढ़ के गए, पर जितना हो पाता है उतना ही। बेसिकली जो मेरा स्ट्रांग रहा है नर्सिंग ही रहा, थियोरेटिकल पोर्सन रहा, उस पर मैंने फोकस किया। तो अगर ये 10 क्वेश्चन है तो आप 2-4 क्वेश्चन भी सही करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मैं बता दूँ जनरल नॉलेज का भी कोई लिमिटेशन नहीं होता है, पर फिर भी जनरल नॉलेज में कुछ तो कुछ पढ़ के जाना है। तो जनरल में आपको मैं बता दूं, अगर आपका यूपी का जनरल नॉलेज पढ़ना है, क्योंकि ये वैकेंसी यूपी की है, तो करंट में क्या चल रहा है यूपी में ये भी पढ़ना है, और साथ में इंडिया में प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जनरल नॉलेज का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो जितना हो सके आप इससे मतलब ऊपरी नॉलेज रखिए। और इस टाइम में जैसे कि एग्ज़ाम आपको पता है कि 3 महीने 2 महीने, तो रेगुलर आप शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में आपको न्यूज़ चैनल देखना है। तो न्यूज़ चैनल देखने से क्या होता है कि वही सारी चीज़ें दिमाग में अपडेटेड रहती हैं। विजुअल एड्स की वजह से आप देखते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहती है। तो करंट में आप कम से कम 2 महीने डेली टीवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो इससे भी आपका जो जनरल नॉलेज है वो कवर हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हमने दी हुई है यहाँ पे, इस टॉपिक्स को आप अपने कॉपी में नोट्स कर लें। और ये टॉपिक्स अगर किसी भी बुक में आपको मिलती है तो आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखें। और जनरल नॉलेज एक दिन पढ़ने से नहीं कोई पढ़ पाता है, इसके लिए आपको हमेशा जो जनरल नॉलेज होता है उससे अपडेटेड रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि ये टॉपिक्स अगर आपको मिल जाते हैं किसी बुक में तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और बाकी जनरल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है या टाइम वेस्ट करने में कोई। हाँ, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आप कुछ कर सकते हैं, अगर आपको खींचना है, नंबर आपको पानी है, तो रीजनिंग में और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दे दिए गए, मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक्स में से आपका क्या होता है कि एग्ज़ाम में आता है। अब ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको ये सारे ट्रिकी जो है, जैसे कि ये जितने भी मैंने टॉपिक्स दे दिए, नंबर सिस्टम आ जाएगा कि 2-4 नंबर दिए रहते हैं और बीच में एक नंबर मिसिंग होता है, तो पूछता है कि बीच में क्या होगा, जैसे कि रीजनिंग में पूछता है। वैसे सिंप्लीफिकेशन, कोई आपको छोटा सा फार्मूला या फिर कोई सवाल जैसे छोटा सा दे दिया तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। परसेंटेज वगैरह पूछा जाता है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े नहीं आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। एवरेज पूछ देगा, औसत निकालिए किसी चीज़ का। तो ये सारे टॉपिक कोई आपके लिए नए नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। इतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं और हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है।
और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा भी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत शुरू से ही वीक रहा है, और जब भी कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मैथ से रिलेटेड, तो जितना मैं सही करके नहीं आती हूँ उससे ज़्यादा मैं गलत करके आती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई करके नहीं जाती, ये सारा टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, ये सारी चीज़ें, तो सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको मैं फोकस करके उसको कई बार रिवाइज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख के, तो ये टॉपिक्स को मैं एक बार ज़रूर देखती हूँ। छोटे-छोटे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं उसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैथ पे आपको फोकस करना है, ये आपको नंबर दिला सकते हैं। अगर आप थोड़ी-सी भी पढ़ाई करते होंगे तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है मैथ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी जो मैथ है बहुत ही वीक है। किसी तरह खींच-खाच के मैं मैथ की तैयारी लास्ट मोमेंट पे करती थी। पहले आपका नर्सिंग का सब्जेक्ट फोकस करना है, उसके बाद में आपको मैथ के टॉपिक्स पे फोकस करना। तो ये टॉपिक्स मैंने बताया, आप इसको हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं और इंग्लिश में भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी बुक तैयारी की, आप कोई भी मार्केट में तैयारी वाली बुक लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। मेरे पास कई सारे बुक्स हैं, ज़रूर नहीं है कि वो नर्सिंग के ही बुक हैं, किसी भी तैयारी, लेखपाल भर्ती हो गया या फिर आरओ एआरओ, कोई भी भर्ती, सारे बुक्स में ये सारी चीज़ें दी गई होंगी। सिंपल चीज़ें आपको सीखनी है और साथ में आपको ये सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखनी है, तो यूट्यूब से बहुत सारे ट्रिक्स बताते हैं वो लोग। तो ट्रिक्स से आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सीखना है। अब मैं बता दूँ रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं जिससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग की भी आप बुक ले सकते हैं मार्केट से, और रीजनिंग की बुक से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक एक टॉपिक को आप गूगल सर्च करिए, सॉरी यूट्यूब सर्च करिए, और यूट्यूब से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने का। रीजनिंग में क्या होता है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ होता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप ट्रिक जान जाओगे तो आप कर लोगे। तो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप उसको क्या करिए, हिंदी और इंग्लिश जैसे भी समझ में आ रहा है तो ये टॉपिक्स आपको बुक से सर्च करके पढ़ने हैं। और इन सब चीज़ों को आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ना है। रीजनिंग वगैरह एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम हो 2-3 दिन 4 दिन पहले, तो उस टाइम में कुछ फार्मूला, कुछ ट्रिक्स आपको याद करके जाने हैं। तो मैंने बता दिया कि आपको तैयारी कैसे करनी है। नर्सिंग के सारे 60 क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएगी। रीजनिंग आपको कितना भी आएगा तो आप 10 में से 10 नहीं कर पाओगे, 5 से 6, 4 ऐसे ही कर पाओगे। अगर ईज़ी हो गया तो ज़्यादा कर लिया, नहीं हुआ तो वो सबके लिए। तो रीजनिंग वगैरह नर्सिंग में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं इसमें क्वेश्चन कर पाता, इस पे फोकस नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कितना % अंक लाना होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 50% से अबव आप ले आओगे तो पासिंग मार्क्स आपका होगा। जनरल में EWS OBC के लिए आपका 50% मार्क्स होगा। SC ST अगर 55%, मतलब मिनिमम मार्क्स इतना होगा, इसके ऊपर ही आप जाओगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब यहाँ की सैलरी क्या मिलती है और फैसिलिटीज़ क्या क्या है, तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सबसे पहले तो KGM में जो है वो बहुत ही मतलब खूबसूरत सी बिल्डिंग है, कह सकते हैं कि इसकी खूबसूरती आप तो आप देख ही सकते हो। 1909 में ये बना हुआ है। और पहली बात कि 2011 के बाद से ये दूसरा शिफ्ट, मतलब दूसरा बैच मेरा है, और मेरे बाद जो आप जूनियर, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग आओगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका KGM में सिलेक्शन होता है तो आप एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे यूपी के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में आप आओगे। उसकी खूबसूरती की तो कोई बात ही नहीं है, पूरे वाइट कलर की पूरी बिल्डिंग है। और उसके साथ में मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। वर्कलोड ज़्यादा है, पर डिपेंड करता है कि कौन सा वार्ड है। यहाँ पे मैं बता दूं कि छुट्टियाँ भी जैसे हर जगह मिलती है वैसे ही है। अगर आप दिन की ड्यूटी करते हो तो आपको 5 डे ऑफ मिलता है, एक महीने में आपको 5 छुट्टियाँ मिलती है। साथ में जितनी सरकारी छुट्टियाँ होती है, GH जितना होता है गेस्टेड हॉलीडे, वो भी मिलता है। और अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो आपको 8 छुट्टियाँ मिलती है, और उसके साथ में 2 GH मिलता है, मतलब कि 10 महीने के 10 छुट्टियाँ आपको मिल जाएंगी एक साथ में। और मैं बता दूं कि बहुत सारी छुट्टियां मिलती है, जैसे कि आपको 14 CL मिलता है, उसके साथ में आपको 31 EL मिलता है, उसके साथ में मेडिकल लीव मिलती है 300 डेज़ की, और भी 2 RH मिलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। छुट्टियों की बात मैं डिटेल में अलग वीडियो में बता दूंगी। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपका पे स्केल कितना है, सैलरी कितनी है। वैसे तो सैलरी नहीं बतानी चाहिए किसी को भी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आए, और जिससे आप मोटिवेट होकर पढ़ाई करो। तो मैं बता दूँ 84,100 मुझे ग्रॉस सैलरी मिलती है। इसमें कुछ इनकम टैक्स कट जाता है, और इनकम टैक्स के अलावा NPS अभी कटा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट की जॉइनिंग है। तो NPS भी कुछ कटेगा, लेकिन NPS कटना भी ऐसा नहीं है कि वो मुझे मिलेगा नहीं। जैसे मैं रिटायर होंगी तो उस टाइम में NPS का जो भी कटना वो मुझे मिलेगा, कहीं ना कहीं बुढ़ापे में वही एक सहारा होता है। तो NPS कट जाता है। बस ग्रॉस सैलरी मेरी 84,000 रुपये प्रेजेंट टाइम में आ रही है। अभी इंक्रीमेंट भी हुआ है, और इसके साथ में यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे 2011 के बाद से हम लोग स्टाफ आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी रिटायर होंगे तो प्रमोशन चांसेस ज़्यादा है, और मेरी 79 रैंक है, तो मेरी प्रमोशन जल्दी होगी। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम में दो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप फोकस करो कि आपकी रैंक बढ़िया है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उसी हिसाब से आपको आगे चल के प्रमोशन मिलेगा। ये अब जाके मुझे पता चला। सिर्फ पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक भी बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर रैंक आपकी अच्छी होगी तो आपको प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर रैंक आपकी कम होगी तो थोड़ा प्रमोशन में चांसेस कम रहते हैं। पहले क्या होता था कि आपके पास जितनी डिग्री होती थी उसके बेस पे प्रमोशन होता था, पर अभी जो है एग्ज़ाम में रैंक के हिसाब से ही आपको प्रमोशन होगा। तो आप सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्रैक मत करिए, अपनी रैंक भी बनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन ले ले। सैलरी की बात मैंने बता दी। फैसिलिटीज़ क्या क्या है, तो यहाँ पे जो है KGMU में अभी जो है हमें
रहने के लिए मतलब जो आवास मिलता है उसकी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि स्टाफ ही ज़्यादा आ गए हैं और आवास अभी बन रहे हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम लोगों ने अपना बाहर से रूम लिया हुआ है। यहाँ पे केजीएमयू में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पे रहने वाला स्टार्टिंग में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्हें 2 बीएचके फ्लैट्स मिल चुके हैं, पर हम लोग को नहीं मिल पाया है क्योंकि पहले से हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया। फैसिलिटीज़ और वर्कलोड की बात करूँ तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी खासी हैं, जहाँ से मतलब मेरे हिसाब से तो फैसिलिटीज़ अच्छी है। रहने की व्यवस्था क्या है कि अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आवास अभी कई सारे कैंडिडेट को मिला है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को आवास नहीं मिल पाया। 2 बीएचके आवास यहाँ पे अभी बन रहे हैं। जल्द ही कैंडिडेट को 2 बीएचके का आवास मिल जाएगा। थोड़ा दूर है अभी, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जल्द से जल्द कैंडिडेट को मिल जाएगा। मैंने भी यहाँ का केजीएमयू का आवास नहीं लिया हुआ है, खुद का अलग से फ्लैट लिया हुआ है। उसके अलावा मैं बता दूँ कि यहाँ पे खूबसूरत सी बिल्डिंग है ये। यहाँ पे वर्कलोड कैसा है, तो आपको पता है कि ये मेडिकल कॉलेज है, तो वर्कलोड भी ज़्यादा है। पर आप एक परमानेंट स्टाफ हो तो उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स भी सीखने वाले हैं, बहुत सारी डॉक्टर्स की टीम होती है। तो वर्कलोड किसी-किसी विभाग में वर्कलोड ज़्यादा है, पर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वर्कलोड एज़ ए नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। मेरे डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि मुझे थ्योरी की नॉलेज ज़्यादा थी, प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है, पर केजीएमयू ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। अभी भी मैं प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। मैंने बताया कि मैं एक बार में अभी भी इंट्रा नहीं लगा पाती हूँ, पर धीरे-धीरे मैं बहुत कोशिश करती हूँ और मुझे भी केजीएमयू टीम जो है, केजीएमयू के स्टाफ जो है बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे सिखाने में कि कैसे सीखना है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा भी मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताई है। कहते हैं कि मतलब केजीएमयू मेरे लिए जन्नत जैसा है और आपके लिए भी जन्नत जैसा ही होगा। अगर आप यहाँ पे आप जॉब पा जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मोटिवेटेड रहें, एक चीज़ आप मान के चलो, ये फ़ोटो अपने माइंड में बैठा के रखो कि नहीं, मुझे यहाँ पे आना है तो आना है। अगर आप केजीएमयू में आ जाते हो तो आपको किसी भी एम्स में जाने की नीड ही नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो आई थिंक मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बताई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।